And it's kind of a laboratory to try things that then, once you prove them out in India, you can take to other places. And इंडिया कोई लेबोरेटरी नहीं है, ये लाइन आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। लेकिन एक बार रुक कर सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि डिसीजंस, एक्सपेरिमेंट्स या पॉलिसीज ऐसे लोगों पर ट्राई किए गए हों जो खुद डिसाइड भी नहीं कर पाते? 2009 से लेकर आज तक ऐसे 5 इंसिडेंट्स बार बार सामने आए हैं। और अजीब बात यह है, हर बार डिस्कशन में एक नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है, बिल गेट्स। आज हम अनकंफर्टेबल फैक्ट्स देखेंगे, उन पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सब कुछ रिपोर्ट्स और डेटा के बेस पर। ना अंधविश्वास, ना अंधविरोध, बस समझने की कोशिश। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं साल 2009 से। आंध्र प्रदेश और गुजरात के ट्राइबल एरियाज में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सर्विकल कैंसर का मेन कारण माना जाता है। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया पाथ ऑर्गेनाइजेशन ने और फंडिंग आई बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। टारगेट कौन था? 10 से 14 साल की लगभग 14,000 ट्राइबल लड़कियां। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। 2013 में पार्लियामेंट्री हेल्थ कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसमें कहा जाता है सीरियस एथिकल लैप्सेस हुए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रॉपर्ली नहीं लिया गया, पेरेंट्स को पूरी जानकारी नहीं दी गई, मॉनिटरिंग वीक थी। कुछ केसेस में डेथ्स भी रिपोर्ट हुई, जिसमें कन्वल्जन्स और स्टमक पेन जैसे सिम्टम्स बताए गए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना था वैक्सीन से डायरेक्ट लिंक प्रूव नहीं हुआ। अब यहाँ एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल रह जाता है, अगर सिस्टम फेल हुआ तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? फंडिंग देने वालों की या ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने वालों की? अब दूसरा पॉइंट सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स ने को फाउंड की थी, आज उसके डेटा सेंटर्स दुनिया भर में चल रहे हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझना जरूरी है। डेटा सेंटर्स में हजारों सर्वर्स होते हैं जो 24/7 चलते हैं और बहुत हीट जनरेट करते हैं। इस हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग चाहिए और कई सिस्टम्स में पानी यूज होता है। एक बड़ा डेटा सेंटर रोज के 3 लाख से 20 लाख लीटर तक पानी यूज कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल वाटर कंजम्पशन 6 बिलियन लीटर से ज्यादा साल का रिपोर्ट हुआ है। अब सोचिए, अगर ये सब उस जगह हो जहां ऑलरेडी पानी की कमी हो। इसी वजह से 2022 में यूएस के एरिज़ोना और जॉर्जिया जैसे एरियाज में प्रोटेस्ट्स हुए। लोगों का कहना था पानी लिमिटेड है तो कंपनीज इतना कैसे यूज कर रही हैं। अब इंडिया की तरफ देखिए, यहाँ डेटा सेंटर्स का बूम हो रहा है। मुंबई, चेन्नई, नोएडा जैसे शहरों में रीजन है डिजिटल डिमांड और डेटा लोकलाइजेशन लॉज। लेकिन सवाल यहाँ भी उतना ही बड़ा है, क्या इंडिया में पानी अनलिमिटेड है? जब 2024 में दिल्ली NCR वाटर क्राइसिस न्यूज में था, तो क्या हमें ये कनेक्शन देखना चाहिए? तीसरा पॉइंट सुनिए। बिल गेट्स ने कई बार कहा है लाइवस्टॉक मीथेन एमिशंस क्लाइमेट चेंज का एक मेजर रीजन है। मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 से कई गुना ज्यादा हीट ट्रैप करती है। इसलिए वो क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट टेक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन डिबेट यहीं से शुरू होती है, क्या प्राइवेट फंडिंग ग्लोबल पॉलिसीज को शेप कर रही है? कॉप मीटिंग्स में मीट कंजम्पशन कम करने की बात होती है। इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा लाइव स्टॉक है, तो सवाल यहां भी बड़ा हो जाता है, ये अपॉर्चुनिटी है या सिस्टम में धीरे धीरे चेंज? 2018 के बाद एक नया ट्रेंड धीरे धीरे दुनिया भर में डिस्कशन में आने लगता है, लैब ग्रोन मीट, यानी ऐसा मीट जो ट्रेडिशनल तरीके से जानवर पालकर नहीं, बल्कि उनके सेल्स को लैब में ग्रो करके बनाया जाता है। अब सवाल आता है, ये आइडिया आया कहां से? इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च पहले से चल रही थी, लेकिन 2013 में पहला लैब ग्रोन बर्गर पब्लिकली शोकेस किया गया। उसके बाद 2018 के आसपास ये कॉन्सेप्ट सडनली हेडलाइंस में आने लगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही थी। और यहीं पर आता है मीथेन का टॉपिक। साइंटिस्ट्स कहते हैं लाइव स्टॉक यानी गाय, बैल जैसे जानवर मीथेन गैस रिलीज करते हैं, और मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 से कई गुना ज्यादा हीट ट्रैप करती है। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट दिया गया, अगर लाइव स्टॉक कम होगा तो मीथेन कम होगा और क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो सकता है। इसी लॉजिक के बेसिस पर बिल गेट्स ने भी ओपनली सपोर्ट किया कि डेवलप्ड कंट्रीज को सिंथेटिक या लैब ग्रोन मीट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर अपनी किताब हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर में भी इस डायरेक्शन की बात की है।
और यहाँ से एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होना शुरू होता है। कंपनीज जैसे अपसाइड फूड्स, ईट जस्ट और दूसरी बायोटेक फर्म्स इस टेक्नोलॉजी पर काम करने लगती हैं। अब सवाल, ये मीट बनता कैसे है? सिंपल लैंग्वेज में एनिमल के सेल्स लिए जाते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है और धीरे धीरे वो मसल टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी थियोरेटिकली बिना जानवर को पाले मीट क्रिएट किया जा सकता है। अब रियलिटी क्या कहती है? 2023 में यूएस एफडीए ने कुछ लैब ग्रोन प्रोडक्ट्स को सेफ फॉर कंजम्पशन कैटेगरी में अलाउ किया। सिंगापुर दुनिया का पहला देश बना जहां ये कमर्शियली अप्रूव हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी भी चल रही हैं और यहीं से डाउट शुरू होता है। इंटरनेट पर क्लेम्स आए, लोगों को एलर्जी हो रही है, ये हार्मफुल है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो लार्ज स्केल हार्म कंफर्म करे। तो फिर सवाल क्या है? सवाल सेफ्टी का कम और सिस्टम के फ्यूचर का ज्यादा है। सोचिए, अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग और लाइवस्टॉक धीरे धीरे कम होता है तो फार्मर्स का क्या होगा? क्या ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है या उनका रोल कम हो जाएगा? और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा या धीरे धीरे एक नेसेसिटी बन जाएगा, जैसे क्लाइमेट पॉलिसीज के नाम पर या एनवायरमेंटल प्रेशर के नाम पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर का फूड सिस्टम नेचुरल रहेगा या लैब और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा? सच क्या है? लैब ग्रोन मीट एक रियल टेक्नोलॉजी है। इसका पर्पस क्लाइमेट इंपैक्ट कम करना बताया जा रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और इसका सोशल इफेक्ट अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है और शायद इसी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग इस पर सवाल उठाते हैं। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जहां से सबसे ज्यादा डाउट शुरू होता है, जियो इंजीनियरिंग। सुनने में सिंपल लगता है, अर्थ को ठंडा करना, लेकिन जब आप थोड़ा और डीप जाते हो तो कहानी उतनी सिंपल नहीं लगती। एक रियल एग्जाम्पल समझिए। 1991 में माउंट पिनेटुबो वोल्केनो इरप्ट हुआ था। उस इरप्शन के बाद एटमॉस्फेयर में सल्फर पार्टिकल्स गए थे और ग्लोबल टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। यहीं से साइंटिस्ट्स को आइडिया मिला, क्या नेचर ये कर सकती है, तो क्या हम इसे आर्टिफिशियली रेप्लिकेट कर सकते हैं? और इसी सोच से एक प्रोजेक्ट सामने आता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसमें आइडिया ये था, स्ट्रेटोस्फीयर में छोटी क्वांटिटी में पार्टिकल्स रिलीज करके ये समझा जाए कि सनलाइट कितनी रिफ्लेक्ट होती है। कौन से पार्टिकल्स? सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? ताकि अर्थ तक पहुंचने वाली सनलाइट कम हो और टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। इस रिसर्च को सपोर्ट करने वाले फंडर्स में बिल गेट्स का नाम भी डिस्कशन में आया। अब यहां तक सब रिसर्च जैसा लगता है, लेकिन फिर क्या हुआ? 2019-21 के बीच इस प्रोजेक्ट पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। स्वीडन में इसका टेस्ट प्लान हुआ, लेकिन लोकल साइंटिस्ट्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज ने अपोज किया और आखिरकार ये एक्सपेरिमेंट पॉज या कैंसिल कर दिया गया। अब सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, अगर ये सिर्फ हार्मलेस रिसर्च था तो इतना अपोजिशन क्यों हुआ? लोग किस बात से डर रहे थे? कुछ लोग कहते हैं ये नेचर के साथ अननेसेसरी इंटरवेंशन है, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अननोन है और एक बार शुरू हुआ तो कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से रिस्क समझ आता है। अगर सल्फर जैसे पार्टिकल्स यूज होते हैं तो ओजोन लेयर पर भी असर पड़ सकता है। सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी तो क्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस और सोलर एनर्जी पर इफेक्ट आएगा। और एक सिंपल सवाल, अगर धूप कम हुई तो ह्यूमन हेल्थ, विटामिन डी, उसका क्या? अब यहाँ एक और लेयर ऐड होती है। सोचिए, अगर आप अर्थ का टेम्परेचर आर्टिफिशियली कंट्रोल कर सकते हो तो क्या ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू है या पावर का भी इशू है? और फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या ऐसे डिसीजन सिर्फ साइंटिस्ट्स लेंगे या गवर्नमेंट्स या प्राइवेट फंडिंग वाले लोग भी इन्फ्लुएंस करेंगे? अब इंडिया का एंगल समझो। इंडिया ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट फेस कर रहा है। फार्मर्स पर प्रेशर, रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल, हीट वेव्स इंटेंस। अगर ग्लोबल लेवल पर जियो इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है तो क्या इसका साइड इफेक्ट इंडिया जैसे देशों पर ज्यादा पड़ेगा? और अगर फार्मिंग और वीक होती गई तो क्या ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स पुश होंगे, जैसे लैब ग्रोन फूड, कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर? अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या एनवायरनमेंट सोल्यूशन के नाम पर फ्यूचर का फूड सिस्टम भी चेंज हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोई वन टाइम सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने जियो इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो आपको उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स टाइम के साथ सेटल हो जाते हैं और अगर आप बीच में रोक दो तो टेम्परेचर सडनली बढ़ सकता है, जिसे साइंटिस्ट्स टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। यानी
एक बार शुरू किया तो वापस जाना आसान नहीं। तो सवाल सिंपल नहीं है, ये फ्यूचर बचाने का सॉल्यूशन है या एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम और फंस सकते हैं? सच क्या है? वोल्केनो का एग्जाम्पल रियल है, जियो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रियल है, SCOPEX जैसे प्रोजेक्ट्स रियल है, अपोजिशन भी रियल है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट कहां तक जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और शायद इसी अनसर्टेनिटी ने लोगों के डाउट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो दोस्तों, 5 टॉपिक्स, 5 कंट्रोवर्सीज और हर जगह एक कॉमन चीज है, सवाल। और हर सवाल के पीछे एक ही नाम बार बार आता है, बिल गेट्स। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है या कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? क्योंकि सच ये है, 1.4 अरब लोगों का देश कोई लेबोरेटरी नहीं हो सकता।